So hello guys. So basically we would be studying our first topic, that is osteomyelitis. So basically जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट इज़ ऑस्टियोमाइलाइटिस, डिस्क्राइब इट्स ग्रॉस एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, and it could be specifically asked about the pyogenic osteomyelitis and describe the clinical course of the disease. तो ये एक LAQ के फॉर्म में भी आ सकता है या इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म में जो है SAQs भी बन सकते हैं. तो बेसिकली लेट्स सी हाउ दिस टॉपिक गोज. बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हमें क्या समझ आता है? आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन. So the inflammation of bone and the marrow is known as osteomyelitis. Itis means inflammation of bone and the marrow. अब ऑस्टियोमाइलाइटिस का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसके दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन और एक इसका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइमरी क्लासिफिकेशन, सो द बोन इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द डिजीज. So basically it is a disease which is directly occurring in the bone. And in secondary osteomyelitis, it's like it develops as a complication due to other systemic infection. मतलब उस इंसान को पहले से कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन था, अब वो सिस्टमिक इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है और उसकी वजह से जो है उसको सेकेंडरी ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ. तो बेसिकली हमें और पूछा गया था द ग्रॉस एंड द, सो वी वर आस्क्ड अबाउट द ग्रॉस and the microscopic picture of the pyogenic osteomyelitis. So first the etiology. Etiology का मतलब होता है causative agent. तो usually it is pyogenic. तो pyogenic का मतलब क्या होता है? It is caused by a bacteria. तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है इन जनरल अगर हम बात करें, सो इट इज़ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट स्टैफ ऑरियस is present in pyogenic osteomyelitis in almost 80 to 90% of the cases. Other organisms that could be possible are E. coli, Pseudomonas, Klebsiella. Right? Neonatal period के अंदर जो है दो organisms which are responsible are Haemophilus influenzae and Group B streptococci. Patient with sickle cell disease can also be caused by Salmonella infection. So basically the spread of these organisms can be of three types. So first is a hematogenous spread. Okay, now if the organism is spreading by the hematogenous spread, so we cannot identify what is the focus of the disease. Basically blood is flowing everywhere and so we cannot understand where this disease came from. So basically the source of organism, that is focus of the infection, anywhere in the body, can be anywhere in the body and we cannot differentiate it, right? Then the other is the direct implantation to the of organism, that is the organism जो है directly infect कर रहा है उस wound को, that is अगर it can be by a surgery, so the organism entered by penetrating into to the wounds. It can be an example of an open fracture. From an open fracture it can be in the bone. The last spread, that is a spread from the adjacent site. So in that case, if for example the person has diabetes, so there is a infection spread to the bone. मतलब उस इंसान को डायबिटीज़ था, उसकी वजह से जो डायबिटीज़ है वो स्प्रेड आउट करता है टू द एडजेसेंट एरिया, दैट इज़ द बोन. अब जो लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अभी हम बोन पढ़ रहे हैं तो बोन के अंदर द लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली इफ़ इट इज़ अ चिल्ड्रन, तो बच्चों के अंदर जो है मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट, राइट? इफ़ इट इज़ अ नियोनेट, सो इट कैन बी अ मेटाफाइसिस और एन एपिफाइसिस और बोथ. इफ इट इज़ एन अडल्ट, सो इन अडल्ट इट इज़ एपिफाइसिस और सबकॉन्ड्रियल रीजन. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज. सो बेसिकली पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सो पैथोजेनेसिस मीन्स कि हाउ दिस डिजीज स्प्रेड ऑफ द बोन, राइट? अब यू वुड बी वेरी क्यूरियस कि वाई इट इज़ मेटाफाइसिस ओनली. बिकॉज मेटाफाइसिस का जो रीजन होता है इट हैज़ कैपिलरी लूप्स होता है. तो बेसिकली जो कैपिलरी लूप्स होते हैं वहाँ पे लूप होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है.
तो जैसे ही वहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है तो बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है किसके लिए, अच्छे से बोन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, इसलिए जो कॉमन साइट जो होती है वो मेटाफाइसिस होती है। देन इट्स लाइक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, बिकॉज इट इज़ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में कौन सी, लाइक अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विथ एक्सूडेट। अब हमने अक्यूट इन्फ्लेमेशन में पढ़ा है कि वहाँ पे एक्सूडेट फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली एक्सूडेट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सूडेट से दिस नेक्रोसिस ऑफ द बोन। जैसे अब समझो, अब कोई फ्लूइड है, अब फ्लूइड अगर जो है कोई कैविटी है, कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरना चालू होगा, ठीक है, तो उसके अंदर फ्लूइड भर रहा है। देन एक टाइम बाद क्या होगा, जो वॉल है कैविटी की, वहाँ पे वेसल्स है, उन वेसल्स को ये जो क्या करेगा, ये प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो वेसल्स क्या होगी, वहाँ पे वेसल्स क्या हो जाएगी, कंप्रेस। तो वेसल्स जैसे कंप्रेस होगी वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। और अब हमें पता है जहाँ भी ब्लड फ्लो कम होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्रोसिस। तो यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस ऑफ द बोन, राइट। देन बोन नेक्रोसिस। देन द फिफ्थ स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम, अब यू वुड आस्क कि व्हाट इज अ सिक्वेस्ट्रम। तो सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, तो बेसिकली जब हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो पस बनेगी। सो व्हेन देयर इज अ पस फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स, सो द पस कलेक्ट्स बीनीथ द पेरियोस्टम। So when it collects beneath the periosteum, it lifts the periosteum. So when it lifts the periosteum, so there is a decrease in the blood supply in the periosteal region because it has been detached. So for that reason, what would happen? So there will be a segmental necrosis of the bone. Right? So इसी को the segmental necrosis of the bone is known as the sequestrum. Okay. So finally, it is the last step in the pathogenesis of osteomyelitis. It is the formation of the draining sinus. So basically क्या हो रहा है, when the pus penetrates the periosteum, तो जब pus penetrate करेगी periosteum को, तो क्या हो सकता है कि it can cross the bone, और जब इसको क्रॉस करके बोन को, it may penetrate the skin. ओके तो जब it will cross the bone and it will penetrate into the skin, तो एक साइनस फॉर्म होता है, that is a passage, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेनिंग साइनस। नाउ विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी। सो जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो डिपेंड करते हैं स्टेज ऑफ द डिजीज पे, दैट इज इट इज अक्यूट, सब अक्यूट और क्रॉनिक। फॉर द ग्रॉस फीचर्स, सो ग्रॉस, देर इज अ ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो बोन है जो अफेक्टेड बोन है उसको हम देख रहे हैं फ्रॉम आवर नेकेड आइज। तो जो है अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको सिक्वेस्ट्रम दिखेगा, बेसिकली दैट इज द फ्रेगमेंट ऑफ द बोन, तो वो हमको ग्रॉस अपीयरेंस में दिखेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट द सिक्वेस्ट्रम अपीयर्स लाइक विद रैग्ड ब्राउनिश to blackish colored margins, that is it appears ragged, brownish to blackish colored margins. If we talk about the microscopy, because it is an inflammatory condition, so initially neutrophils will be seen, and in the later stage or in the chronic stage, the chronic inflammatory cells, that is lymphocytes and plasma cells, could be seen. So now I'll try to explain it to you in a better way. सो बेसिकली ये हमारा बोन का सरफेस है, राइट। तो ये हमारा मेटाफाइजल रीजन है, और मेटाफाइजल रीजन में हमें क्या दिख रही है, हमारी एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज में सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रो एब्सिस। अब माइक्रो एब्सिस हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से देयर इज़ एन एब्सिस फॉर्मेशन। ओके, देन देयर इज़ अ देन क्या होगा कि दिस इज़ अ पेरियोस्टल रीजन। So basically these inflammatory cells, they will lift the periosteum, जिसकी वजह से यहाँ पे segmental necrosis होगा, और इसी segmental necrosis को हम बोलते हैं sequestrum. Okay, then it is like in the final stage there is a formation of the draining sinus. So this is basically the diagram. Now at last, if I talk about the clinical course, that is the clinical features, it is also very important, because if you know everything about the disease and you are not able to diagnose it, it is of no use. So clinical course में सबसे basic and most common, that is fever, chills, leukocytosis, that is increase in the leukocyte count. Now
Importantly, there is a thrombing pain on the affected area, right? These are the diagnostic criteria. So diagnostic criteria के अंदर if we do the radiography, so we see, it is very important that we see lytic focus of bone destruction surrounded by a zone of sclerosis. It is a very important, that is lytic focus of bone destruction surrounded by a zone of sclerosis. Blood culture will be positive because it is caused by bacterial infection. We can also do biopsy and the bone culture. So osteomyelitis, so at last we are at the last of the video. So osteomyelitis we can divide into 3 types, that is pyogenic osteomyelitis, tuberculous osteomyelitis, and other chronic non-specific osteomyelitis, in which we discussed in detail about the pyogenic osteomyelitis. That was all from my side. Thank you.